हमारे साथ नवेद हामिद साहब मौजूद हैं। जिस तरह से सीधा सीधा मैं बात करना चाहूँगा, जब ये पूरा घटना घटी, प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए एक ट्वीट किया गया और कहीं ना कहीं उसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर कल से सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है। खुद श्रीलंका के लोग ये कह रहे हैं कि इस घटना पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हर चीज़ को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। उनको परिपक्वता दिखानी चाहिए थी, कुछ सबक लेना चाहिए था न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री से और श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कि उन्होंने वहाँ पर लोगों को जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं वो। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री श्रीलंका में जो ये अमानवीय जो एक पूरी घटना हुई, उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चित्तौड़गढ़ में इलेक्शन रैली में श्रीलंका विलास के नाम पर वोट हासिल कर रहा है। कुछ हद होती है साहब, कुछ हद होती है। तो जो कुछ भी श्रीलंका में हुआ, ईसाइयों के पवित्र दिन के, उसकी भर्त्सना जितनी की जाए उतना कम है, लेकिन उसके साथ साथ उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने वालों की भी जितना भर्त्सना की जाए वो भी कम है। लेकिन देखने में आ रहा है कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पर, बांटने के नाम पर न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि और जो लीडर हैं, चाहे वो योगी की बात करते हैं, जिस तरह साध्वी को मैदान में उतारा गया है, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की कोशिश करके वोट हासिल करने की कोशिश की। उनका काम तो खून की राजनीति करके सत्ता हासिल करना है, तो उनसे कोई भी बात तवक्को जो है वो मतलब अनपैरेलल्ड है, फिर उस पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। वो तो किसी हद तक भी जा सकते हैं, लेकिन इस देश के आम नागरिक समझ रहा है कि ये जो पूरा घटना चक्र चल रहा है, उस घटना चक्र के पीछे जो सियासत है वो सियासत कितनी गंदी सियासत है, ये आम नागरिक समझ रहा है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तकरीबन सारे ही हरबे जिस तरह से अपनाए गए, लेकिन उसके बाद भी कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आई 2 फेज़ के दौरान। अब जिस तरह से आज तीसरे फेज़ का इलेक्शन है और अचानक साध्वी को मैदान में उतारा गया, तो क्या किस तरह से आप इसको देखते हैं? सारे मुद्दों पर नाकाम हो गई, तो अब क्या इस चीज़ को अपनाना चाहती हैं? भाई, जो भी 5 साल में इन्होंने काम करने का ढिंढोरा पीटा था, उस पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों उतारा साध्वी प्रज्ञा को? क्यों आखिर में याद आया? साध्वी प्रज्ञा को किसने सबसे पहले गिरफ्तार किया था? भाजपा की सरकार के दौर में साध्वी प्रज्ञा सबसे पहले गिरफ्तार हुई थी। उस पर क्यों बात नहीं हो रही? क्यों अमित शाह जो है खामोश हैं और क्यों प्रधानमंत्री खामोश हैं और क्यों भाजपा खामोश है कि वो ये बताए कि अगर साध्वी प्रज्ञा रडार पे नहीं थी तो भाजपा सरकार ने सबसे पहले उसको गिरफ्तार क्यों किया, और साध्वी प्रज्ञा भी बताए। तो जनता सब जानती है, कोई घबराने की बात नहीं। उनके ज़रिए जिस तरह के बयानात दिलवाए जा रहे हैं, सबसे पहले हेमंत करकरे को लेकर बयान दिया गया, फिर बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह का बयान सामने आया, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, हालांकि बाबरी मस्जिद के ऊपर ज़रूर केस रजिस्टर किया गया है, लेकिन किसी तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए, मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर ने, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के विकार को नीचा किया है। कहीं ना कहीं लोगों में ये बात जा रही है कि वो उनका झुकाव किन्हीं कारणों से या किसी कारण से रूलिंग पार्टी की तरफ से है। मैं अपने तरफ में मानता हूँ कि जो पूरा घटना चक्र चल रहा है इस इलेक्शन के दौरान में, अगली सरकार को सबसे पहला कदम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक कदम उठाना चाहिए कि जो भी सरकार बने या जो भी सांसद में आए, एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो भी चुनाव अगला होगा वो एक निष्पक्ष सरकार के अंडर में होगा, ताकि ये चुनाव आयोग का जो दबाव रहता है, जो कि चुनाव आयोग का गठन कौन करता है? वो तो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री कुछ लोगों के साथ मिलकर बैठ के बात करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब देश में ये इस पर चर्चा होनी चाहिए कि जो चुनाव सुधार हों, उन चुनाव सुधार में एक बड़ा सुधार जो है वो जो अगला चुनाव हो
वो एक निष्पक्ष इंडिपेंडेंट सरकार के तौर पे हो, 3 महीने के लिए सरकार बने, जो सिविलियन गवर्नमेंट हो, राष्ट्रपति लोगों को चुन के, या ऑल पार्टी सरकार बने, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो चुनाव सुधार की बहुत ज़रूरत है। ये सब जो सब कुछ हो रहा है, ये चुनाव सुधार ना होने की का भी एक बड़ा इसका कारण है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, दिल्ली में जिस तरह से तकरीबन तीनों ही पार्टियों के ज़रिए ऐलान कर दिया गया है अपने अपने कैंडिडेट का, 1-2 सीटें रह गई हैं, 1 सीट बीजेपी की और 1 कांग्रेस की रह गई है। तो जिस तरह से मुसलमानों की हमेशा ये मांग रही है कि 1-2 रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में मुस्लिम भी पहुंचने चाहिए। कांग्रेस में कुछ एमएलएस जो हैं मुस्लिम, पहले जो एमएलए रहे हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि किसी एक मुसलमान को टिकट दिया जाए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई कांग्रेस के अंदर नहीं हुई। और जहां तक सवाल है पूरे कांग्रेस का, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अब कांग्रेस जो है लड़ने के मूड में नहीं है? राजनीति के अंदर परिस्थितियों के हिसाब से आदमी को चलना चाहिए। क्या दिल्ली में ऐसा माहौल है कि हम मुसलमान को लड़ा के जिता पाएँ? ये तमाम वो लोग, उनकी मैं मंशा के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग तो 25-24 साल तक सत्ता में थे। इत्तेफाक से इनमें से ज़्यादातर वो लोग थे जो ये कहते थे जब सत्ता में थे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम मज़हब की राजनीति नहीं करते हैं। तो आज जब पूरे देश का माहौल एक अजीब व गरीब उससे चल रहा है, तो वहाँ पर मुसलमान के लिए टिकट मांगना एक, समझ लीजिए, एक रोमांसिंग पॉलिटिक्स है ये। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो नवेद हामिद साहब जो तफसील से बात कर रहे थे, ख़ासतौर से सियासत को लेकर, बीजेपी की पॉलिटिक्स को लेकर और दिल्ली में जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर उन्होंने बात की। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।